नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमय त्रिपाठी और प्रस्तुत है चंदा मामा सन 2000 एडिशन से कहानी जिसका टाइटल है दामाद बेटा। रामनगर के सीताराम परोपकार और अतिथि सत्कार के लिए इलाके भर में प्रसिद्ध थे। कोई भी अतिथि या याचक उनके यहाँ से निराश नहीं लौटता था। एक दिन सुकाम नाम का एक युवा कवि और संगीतकार इनसे मिलने आया। वह धन और प्रतिष्ठा के साथ एक महान कलाकार बनने का सपना लेकर शायरी और संगीत का शहर लखनऊ आ रहा था और इनसे आशीर्वाद मांगने आया था। अतिथि सत्कार के बाद सीताराम ने स्वयं ही सुकाम से कहा, उस नगर में मेरे दो परिचित व्यक्ति हैं। एक का नाम मोहन है जो मेरे एक मित्र परेधाम का दामाद है। वह नगर का एक संपन्न और सम्मानित व्यक्ति है। परोपकार उसका विशिष्ट गुण है और वह स्वयं भी एक अच्छा कवि है। एक कवि को दूसरे कवि की सहायता करने में अवश्य खुशी होगी। दूसरा है विशाल, मेरा दूसरा पुत्र, जो उसी नगर में रहता है। शहर में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। दूसरों की सहायता करना उसे भी अच्छा लगता है, खासकर ज़रूरतमंद संगीतकारों की, क्योंकि वह स्वयं एक अच्छा गायक है। शील स्वभाव में वह मोहन जैसा ही है। तुम उन दोनों से मिलो, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। सीताराम के आश्वासन में एक दृढ़ विश्वास के साथ साथ अपनापन का भाव था। सुकाम को उसकी बातों से बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे लगा जैसे उसका काम हो गया। उसने सीताराम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, आपके आशीर्वाद से लखनऊ पहुंचने से पहले ही मेरा काम बन गया। मैं जाते ही आपका नाम लेकर उनसे मिलूंगा। आपकी मदद के बिना यह सब संभव नहीं हो पाता। इस पर सीताराम ने सुकाम को सावधान करते हुए कहा, मेरा नाम लेकर उनसे नहीं मिलना, नहीं तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। वे तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। वे दोनों अपने को असाधारण व्यक्ति समझते हैं और इस बात का उन्हें गर्व भी है। वे नहीं चाहते कि उनका बड़प्पन किसी के कहने से प्रकट हो। बड़प्पन उनका स्वभाव है, परोपकार उनकी प्रकृति है। यदि बिना मेरा नाम लिए मिलोगे तो वे हर तरह से सहायता करेंगे। सुकाम लखनऊ पहुंचकर पहले मोहन के घर गया और कवि के रूप में अपना परिचय देते हुए बोला, महोदय, आपकी कला प्रियता, काव्य प्रतिभा तथा उदारता की प्रसिद्धि सुनकर आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मैं भी कविता का एक अदना सा उपासक हूँ और इस शायराना शहर में इस कला की सेवा करने का अवसर चाहता हूँ। मोहन को एक युवा कवि से मिलकर प्रसन्नता हुई। फिर भी वह कवि की प्रतिभा की परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने ससुर परेधाम का जीवन वृत्त उसे सुनाकर कहा, तुम इस विवरण को काव्य में प्रस्तुत करो, तब मैं तुम्हें सच्चा कवि मानूंगा। सुकाम ने परेधान के जीवन वृत्ति पर लय और छंद से युक्त एक सुंदर आशु कविता मोहन को सुना दी। मोहन ने खुश होकर कहा, तुम वास्तव में एक प्रतिभावान कवि हो। मेरे मित्र कलाशेखर को तुम्हारे जैसे एक कवि की आवश्यकता है। मेरा पत्र देखकर उन्हें तुम्हारी परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना कहकर मोहन ने सुकाम को कलाशेखर के नाम एक पत्र देकर विदा कर दिया। वहाँ से विदा लेकर सुकाम कवि और गायक के रूप में अपना परिचय देकर विशाल से मिला। विशाल भी कवि के व्यवहार कौशल और मधुर स्वभाव से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसकी प्रतिभा की जांच करने के लिए उसने कवि से कहा, मेरे पिता पर मेरे बड़े भाई की लिखी एक कविता है, उसे किसी राग में गाकर सुनाओ, तभी मैं तुम्हें सच्चा गायक मानूंगा। सुकाम ने विशाल की दी हुई कविता को बहुत मधुर राग में गाकर सुना दिया। विशाल ने भी कलाशेखर के नाम सुकाम की अनुशंसा करते हुए एक पत्र दे दिया। दोनों पत्रों के साथ सुकाम कलाशेखर से मिला। कलाशेखर न केवल कला प्रेमी था, वरन कला का पारखी भी था। कविता और संगीत का साधक होने के साथ साथ उनका मर्मज्ञ भी था। इसके अतिरिक्त वह नगर का एक संभ्रांत और साधन संपन्न व्यक्ति था। उसे एक ऐसे प्रतिभाशाली कवि और संगीतज्ञ की आवश्यकता थी जो न केवल उसे हृदय को छू लेने वाली कविता और संगीत सुना सके, बल्कि उसके गीतों और रागों की विवेचना भी कर सके। उसने सुकाम के दोनों पत्र पढ़ने के बाद कहा, आजकल सच्चे और प्रतिभावान कलाकारों का अभाव है। अधिकांश तो अर्थहीन और नीरस तुकबंदी को ही कविता और अटपटे बेसुरे गीतों को ही संगीत मान लेते हैं।
ऐसे तथाकथित कवियों और संगीतकारों से तंग आकर मैं अब किसी से बात नहीं करता जब तक वह मेरे विश्वास पात्र संगीत प्रेमी मित्रों से पत्र लेकर नहीं आता। इन पत्रों से लगता है कि मेरे मित्र तुम्हारी प्रतिभा से प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी रचना किसी राग में तुमसे सुनना चाहूँगा। सुगाम ने इस सुअवसर का बड़ी कुशलता के साथ उपयोग किया और कविता और संगीत दोनों ही कलाओं में कलाशेखर का हृदय जीत लिया। कलाशेखर को सुकाम में अपने ही व्यक्तित्व की छवि नजर आई। उसने उसे कवि और गायक के रूप में न केवल अपने घर में बल्कि एक मित्र के रूप में अपने हृदय में भी स्थान दे दिया। सुकाम अपने जीवन और भाग्य पर संतुष्ट था और अपने शुभ चिंतकों और हितैषियों के प्रति कृतज्ञ भी। इसीलिए उन सबकी कृतज्ञता में और अपने लक्ष्य की पूर्ति के उपलक्ष्य में उसने एक प्रीति भोज देने का निश्चय किया। सबसे पहले निमंत्रण देने के लिए वह मोहन के पास गया और बोला, महोदय, आपकी सहायता से मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गया हूँ, इसलिए आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए एक प्रीति भोज का आयोजन कर रहा हूँ। कृपया उसमें आप अपने परिवार और अन्य संबंधियों और मित्रों के साथ अवश्य पधारें। मेरी कामना है कि उन सबके समक्ष मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करूं। मोहन को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लोगों की इस प्रकार सहायता करना उसके लिए सामान्य बात थी। उसने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, तुम्हारी योग्यता और प्रतिभा के कारण ही तुमने मदद की। इसमें सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आभार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इसके लिए प्रीति भोज देने की ही ज़रूरत है। लेकिन सुकाम क्षमा याचना करते हुए बहुत ही विनीत भाव से बोला, महोदय, मनुष्य ही समस्त सृष्टि में एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने प्रति किए गए उपकारों को भूल जाता है। आज मैं आपके उपकारों से दबा हुआ हूँ। हो सकता है कल अहमवश यह कहने लगूं कि यह सब मेरी योग्यता के कारण हुआ है। हो सकता है किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में आपका अनादर भी कर बैठूं। यदि सबके सामने आज अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और कल आपके लिए कुछ अप्रिय वचन बोलूँ तो निसंदेह लोग मुझे दुत्कारेंगे, कृतज्ञ कहेंगे। उस स्थिति से बचने के लिए ही मैं सबके सामने आपके उपकार की घोषणा करना चाहता हूँ। यह भविष्य में हमारे अहम और अज्ञान जनित कृतज्ञता के विरुद्ध कवच का काम करेगी। इसलिए कृपया मेरे अनुरोध को ठुकराइए नहीं, यह मेरे प्रति आपका दूसरा उपकार होगा। मोहन सुकाम की बुद्धि और दूरदर्शिता की प्रशंसा करते हुए बोला, मैं तुम्हें अपने ससुर परेधाम और साला गणपति का पता देता हूँ। तुम उनसे स्वयं मिलकर निमंत्रण दे दो तो अच्छा रहेगा। दो और व्यक्तियों के लिए सुकाम के आग्रह करने पर मोहन ने अपने पिता सीताराम और भाई विशाल का नाम और पता जोड़ लिया। सुकाम को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मोहन और विशाल दोनों भाई हैं और दोनों ही सीताराम के पुत्र हैं, जबकि सीताराम ने केवल विशाल को ही अपना बेटा बताया था। इसी प्रकार सुकाम विशाल से भी मिला और उसे भी प्रीति भोज में आने के लिए निमंत्रित किया। जिस प्रकार उसने मोहन से आग्रह करके समस्त परिवार और संबंधियों के साथ आने का अनुरोध किया था, वैसे ही विशाल से भी कहा। विशाल ने पहले अपने पिता और भाई का नाम बताया, लेकिन सुकाम के पुनः आग्रह करने पर ससुर परेधाम और साले गणपति का भी नाम दे दिया। सुकाम आश्चर्य से सोचने लगा कि न केवल मोहन और विशाल दोनों सीताराम के पुत्र हैं, वरन दोनों ही परेधाम के दामाद भी हैं। लेकिन सीताराम की बात से ऐसा कुछ नहीं लगा था। हो न हो सीताराम की बात में कुछ रहस्य अवश्य है। उन्होंने अपने बेटों से भी अपना नाम बताए बिना ही मुझे मिलने के लिए कहा था और सचमुच उनका नाम लिए बिना ही मेरा काम हो गया। सुकाम को निमंत्रण देने के लिए सीताराम के पास तो जाना ही था, इसलिए सीताराम से ही उनकी बात का रहस्य जानने के लिए वह उनसे मिलने रामपुर की ओर चल पड़ा। सीताराम से मिलते ही उसने साष्टांग प्रणाम किया और बड़े ही विनम्र भाव से कहा, महानुभाव, जैसा आपके विषय में सुना था उससे भी विलक्षण आपका व्यक्तित्व देखकर मैं नतमस्तक हूँ। आपकी परोपकार भावना और निस्वार्थ मानव सेवा जैसे दुर्लभ गुणों पर मुक्त तो था ही, आपकी रहस्यमयी बुद्धि और गहरे ज्ञान पर चकित भी हूँ। आपके मार्गदर्शन के अनुसार आपके मित्र परेधाम के दामाद मोहन और आपके दूसरे पुत्र विशाल से मिला और दोनों को एक से बढ़कर एक अनमोल रत्न पाया। आपके विश्वास के अनुसार उन दोनों ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। शील स्वभाव, आतिथ्य, मानव प्रेम और निस्वार्थ परोपकार की भावना में वे आपके ही प्रतिरूप हैं।
उनकी सहायता से और आपके आशीर्वाद से अब मैं अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच गया हूं और नगर के एक बहुत बड़े कला मर्मज्ञ कलाशेखर की छाया में साहित्य और संगीत की सेवा करने का मुझे अवसर मिल गया है। इस उपलक्ष्य में मैं आपको एक प्रीति भोज में निमंत्रित करने आया हूं, जिसमें आप सबका आभार व्यक्त कर सकूं। साथ ही यह गुण ज्ञान भी सीखने आया हूं कि आपके दोनों बेटों में से एक को परेधाम का दामाद और दूसरे को अपना बेटा क्यों बताया, जबकि दोनों आपके पुत्र हैं और दोनों ही परेधाम के दामाद भी हैं। सीताराम ने मुस्कुराते हुए कहा, यद्यपि मेरे दोनों पुत्र समान रूप से समर्थ, संपन्न, सम्माननीय और परोपकार आतिथ्य सेवा में मेरे ही आदर्श और वंश परंपरा के अनुगामी हैं, लेकिन मोहन का स्वाभाविक झुकाव अपने ससुर की ओर अधिक है और विशाल का मेरी ओर अधिक। मोहन के घर में ससुराल के परिवार को प्रथम महत्व प्राप्त है और विशाल के घर में प्रथम महत्व पिता को प्राप्त है। जिस प्रकार बुद्ध के अनुयायी बौद्ध, शिव के अनुयायी शैव, भगवान को मानने वाले भक्त और गुरु को मानने वाले शिष्य कहलाते हैं, उसी प्रकार ससुर को प्रथम महत्व देने वाले दामाद और पिता को पहले आदर देने वाले पुत्र ही तो कहलाएंगे। व्यक्तियों के नाम और पद उनके आचरण और व्यवहार शैली के प्रतिबिंब, व्याख्या और स्पष्टीकरण होते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। तुम भी यदि कवियों और कलाकारों के वृहद संसार से विमुख होकर केवल कलाशेखर के व्यक्तिगत जीवन और उसके आश्रय के घेरे में बंद हो गए तो उसके सेवक मात्र बनकर रह जाओगे, महाकवि या महान गायक या कलाकार नहीं बन पाओगे। सीताराम की गूढ़ बातें सुकाम के हृदय को छू गईं। सीताराम के मार्गदर्शन से न केवल उसे अपने जीवन का लक्ष्य मिला, वरन उसे लक्ष्य को साधने का मंत्र भी मिल गया। उसके ज्ञान के प्रकाश में यह भी पता चल गया कि मोहन ने पहले अपने ससुर परेधाम और साले गणपति का ही नाम क्यों दिया था, जबकि उससे पहले अपने पिता का नाम देना चाहिए था। सचमुच पहले वह परेधान का दामाद है, बाद में सीताराम का बेटा। विशाल ने उसी प्रकार पहले पिता का नाम दिया था, ससुर परेधाम का बाद में। इसीलिए वह पहले सीताराम का बेटा है और बाद में दामाद और बेटा का रहस्य समझ लेने के बाद हर बात में ज्ञान की बात करने वाले सीताराम से प्रीति भोज में अवश्य आने का आग्रह करके सुकाम ने उनसे विदा ली। तो देखा दोस्तों आपने इस कहानी में कितनी गूढ़ता के साथ लेखक ने हमें कुछ संस्कार और संदेश देने की भी कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।